हाँ बच्चों, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज का बना हुआ है? ये दो जो ओपनिंग्स हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, अंदर नसल पैसेज है, और फिर उसके बाद आता है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, और वो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, और एक सिंगुलर ब्रोंकस होता है, और फिर वो ब्रोंकाई कई सारी ब्रांचेस में टूट जाता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स लास्ट में एंड होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं इनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और साथ में मतलब जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर का इनर सरफेस है वहां पे, और साथ में म्यूकस भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर नॉस्ट्रिल्स में ये हेयर्स और म्यूकस क्यों होते हैं? जो हम एयर इनहेल करते हैं उस एयर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, डस्ट हो सकता है उसमें, तो जिससे उसको फिल्टर करने की जरूरत होती है। तो ये हेयर्स फिल्टर का काम करते हैं, और अगर कोई चीज गलती से चली भी जाती है तो म्यूकस पे चिपक जाती है, फाइनली साफ एयर, क्लीन एयर अंदर जाती है, तो जिससे हमारे लंग्स खराब नहीं होते। नॉस्ट्रल्स आर लाइंड मतलब सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, विद फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है टू फिल्टर द एयर दैट एंटर्स इट, जिससे कि एयर फिल्टर हो जाए और हमारे लंग्स खराब ना हो। ठीक है, फिर बच्चों ये जो थ्रोट होता है हमारा गला, है ना, यहाँ पे क्या चीज रन कर रही है? विंड पाइप, यानी विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है। उस ट्रैकिया में जैसे ये पाइप है, विंड पाइप या ट्रैकिया समझ लो, उसमें इस तरह सी शेप के ऐसे रिंग्स लगी रहती है, पूरी नहीं, पूरी ऐसे बंद रिंग नहीं, सी शेप में ऐसे। ठीक है, तो वो कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं, और ये रिंग्स क्यों होती हैं? ये इसलिए होती है कि ये जो पाइप है, विंड पाइप, ये बिल्कुल बंद ना हो जाए, पाइप बिल्कुल बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए ये कार्टिलेज वाली रिंग्स लगी रहती है। थ्रोट हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज so that air passage does not collapse. बच्चों ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ करना आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये भी जरूरी है। बच्चों यहाँ ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ओपनिंग्स जो हैं, फिर ये नसल पैसेज है, रास्ता, और फिर यहाँ पे बच्चों ये जो पोर्शन है इतना, ये इसको फेरिक्स कहते हैं। फेरिक्स वो हिस्सा है जहां से फूड भी जाता है और हवा, ऑक्सीजन भी जाती है। ये कॉमन पैसेज है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। फिर ये लैरिक्स आप देख रहे हो, लैरिक्स, लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स, और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। हमारी जो आवाज, साउंड प्रोड्यूस होती है इसी लैरिक्स से। फिर उसके बाद बच्चों ये है विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप का अदर नेम ट्रैकिया, और ट्रैकिया में आपको दिख रही है रिंग्स, मैंने बताया था इसमें कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स लगी रहती है जिससे कि वो पाइप बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो रिंग्स दिखाई दे रही हैं। फिर ये जो ट्रैकिया है फाइनली दो में टूट जाता है, दो ब्रांचेस इसकी, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, मतलब ब्रोंकस प्लूरल, वो सिंगुलर है, और ब्रोंकाई प्लूरल है, तो ये दो है ना, तो इसलिए ब्रोंकाई। फिर बच्चों एक ब्रोंकाई ये और एक ब्रोंकाई ये, अब ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हो गई, देख रही है ना ब्रांचेस, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो है, जैसे ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकियोल किस में एंड कर रहा है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई,
ठीक है, तो एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई एक ही बात है। क्या क्या बताया मैंने? नॉस्ट्रिल, नसल पैसेज, फिर ये फेरिक्स और ये लैरिक्स। फेरिक्स कॉमन पैसेज है, वहां से फूड और ऑक्सीजन दोनों क्रॉस करती हैं, जाती हैं। ये लैरिक्स यानी वॉइस बॉक्स जिसमें हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी रहती हैं जिससे कि वो बंद ना हो जाए। ठीक है, विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए। फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिनको ब्रोंकाई बोला गया है, और एक ब्रोंकाई के कई ब्रांचेस निकल रहे हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स बोला है। ब्रोंक्यूल्स जैसे ये ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल है, किसमें एंड कर रहा है? एल्वियोलाई में। बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक एक ही बात है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये हमारी माउथ वाली कैविटी है, माउथ कैविटी। बाकी सब मैंने बता दिया। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लिखा हुआ है। ये लंग्स हो गए, ये हमारे दो लंग्स है ना, लंग्स में तो ब्रोंकाई जा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों ये जो बोन्स है, लंग्स हमारे बोन्स, एक बोनी बॉक्स होता है ना जिसके अंदर लंग्स होते हैं जिसको हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, और रिब केज किसके बने हुए हैं? रिब्स के। तो ये रिब्स हैं, ये लिखा हुआ रिब्स। ये जो बोन्स है क्या है? रिब्स। अच्छा बच्चों, एक ये चॉकलेट कलर का आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है, ये मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसे ये डायाफ्राम बोला जाता है। ये बच्चों जब हम सांस निकालते हैं बाहर यानी एक्सहेल करते हैं उस समय ये ऐसे डाउन शेप का हो जाता है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उस समय ये ऐसे नहीं रहता, ये नीचे आ जाता है और ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या क्या बताया मैंने? इनहेल जब करते हैं, जिस समय हवा अंदर भरती है, लंग्स फूल जाते हैं, तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो ये डोम शेप का हो जाता है। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। हाँ बच्चों, ये जो एल्वियोलाई है ना, क्या है ये? रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी यहाँ पे? सबसे पतली वाली ब्लड वेसल्स, और सबसे पतली ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? कैपिलरीज। तो बच्चों एल्वियोलाई में कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन अंदर गई, यहाँ गई, फिर इसमें आई, ब्रोंक्यूल्स में आई, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में एल्वियोलाई में आ गई, और एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत पतली होती हैं और वो अंदर घुसना चाहती है, ब्लड में अंदर आ जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ब्लड में मैंने बताया था एक तो लिक्विड पोर्शन होता है, प्लाज्मा, और तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और क्या बन जाता है? कौन सा कंपाउंड? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ये सोचो, ब्लड के अंदर ये है हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, अब ये क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये दौड़ लगाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन दौड़ लगाता है और हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन देकर आता है, ऑक्सीजन सेल में छोड़ देगा और खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है, बच्चों अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में दो चीजें आती हैं, एक तो इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, इंस्पिरेशन इनहेलेशन का ही नाम है, और एक है एक्सहेलेशन मतलब एक्सपीरेशन। तो बच्चों इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? जो रिब्स है वो ऊपर उठ जाती हैं और जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। मैंने अभी मस्कुलर डायाफ्राम दिखाया था ना नीचे। तो व्हेन वी लिफ्ट आवर रिब्स, रिब्स ऊपर कर लेते हैं हम, वो जो हड्डियां जो बोन्स हैं, ठीक है, एंड फ्लैटन आर डायाफ्राम। फ्लैटन वैसे पहले वो डॉम शेप होता है, उसे हम फ्लैट कर लेते हैं, फ्लैटन आर डायाफ्राम। आर चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है।
cavity becomes larger. As a result, air is sucked into the lungs. और जब वो बड़ी हो जाएगी बच्चों, एयर जो हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप ही बाहर की एयर अंदर आ जाती है। ठीक है, यही वो लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है वो भर जाते हैं, हवा से भर जाते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड। फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो एल्वियोलाई है वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को हर सेल को बांट के आता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी सेल्स यहाँ हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सारी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, बच्चों हमारी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन यूज कर लेती हैं, और ऑक्सीजन कैसे यूज करती हैं, वो फूड को ऑक्सीडाइज करने में। ठीक है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी, और वो जो बाहर निकलने वाला प्रोसेस है वही तो एक्सपीरेशन है। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बाकी के बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज एल्वियोलाई। वो कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई तक, लंग्स के एल्वियोलाई तक, थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों मैंने पहले भी बताया था प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो बढ़ती है आगे। ठीक है, उसका मूवमेंट होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। रिब अब एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, हड्डियां जो है रिब्स वाली वो पीछे की तरफ आ जाती हैं, एंड डायाफ्राम रिलैक्सेस। जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स होते समय डोम शेप्ड बन जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। तो चेस्ट कैविटी छोटी साइज में हो जाती है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्रेशर। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा एंड थस एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स, और हवा बाहर निकल जाती है। बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया था, लिख लेना ये। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था डिसॉल्व्ड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है लिक्विड पोर्शन, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल फॉर्म में ही मूव ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो बच्चों, ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, हमने क्या किया, पूरी तरह एक्सहेल कर दिया, टोटल सांस बाहर निकाल दी है, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ ऑक्सीजन कुछ रह जाती है,
वो जो एयर रह जाती है आफ्टर एक्सहेलेशन, बाहर निकालने के बाद भी जो लंग्स में बच जाती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर left in the lungs even after exhalation is called residual volume। ठीक है, और भगवान ने ये सोच समझ के ही किया कि हम जब एक्सहेल कर दें तो लंग्स पूरी तरह पिचके ना, उसमें कुछ एयर रह जाए। उन्होंने क्या सोचा कि अगर रह जाएगी तो ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना प्रोसेस रुकेगा नहीं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो पूछा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों होता है हमारी लंग्स में? बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड।